दोस्तों, एक महिला दरोगा रात को सोई तो थी, लेकिन सुबह जब वो सो करके उठी तो उसे कुछ अटपटा सा महसूस हुआ। और जब उसने देखा कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे तो वो चौंक जाती है, क्योंकि उस वक्त वो आपत्तिजनक स्थिति में थी और उसी अवस्था में बेड पर वो पड़ी हुई थी। और जब उसकी नजर साइड में चल रहे टीवी पर जाती है तो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस टीवी में उस वक्त जो वीडियो चल रहा था वो उसी का वीडियो चल रहा था। वो वीडियो ऐसा था कि जिसे देखकर किसी की भी आत्मा कांप जाए। और तभी रूम का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है, और उस व्यक्ति को जब वो महिला दरोगा देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, कौन था वो व्यक्ति और क्या हुआ था उस महिला दरोगा के साथ, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको आज इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो पूरा सा जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरी कहानी आपको समझ में आए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है। उसी शहर के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला दरोगा जिनका नाम होता है सुनीता उपाध्याय, वो वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक बेटा था, और उसका पति जो है वो सरकारी नौकरी में पदस्थापित था। वो ग्राम सेवक के पद पर उसकी नौकरी थी। लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर थी, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ वहीं पर रहा करता था। और महिला जो थी सुनीता उपाध्याय, जो की दारोगा थी, वो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहा करती थी। उसे वहां पर क्वार्टर अलॉट कर दिया गया था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 20 जनवरी 2015 की, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस आता है और एक जगह पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल पुलिस मुख्यालय से रवाना होता है और उसमें जो होती है सुनीता उपाध्याय भी मौजूद होती है। और वहां जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि वहां पर लाठीचार्ज हो जाती है, और लाठीचार्ज के दौरान कई लोग उसमें से घायल हो जाते हैं। दोस्तों, जब उनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाता है तो उसमें से 2 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मामला जो है वो मीडिया में जब पहुंचता है, मामला इतना बड़ा हो जाता है कि जो पुलिस वाले उस वक्त वहां पर मौजूद संभालने के लिए सिचुएशन गए थे, वहां पर वो लोग जो ड्यूटी पर गए थे उन लोगों को अब लाइन हाजिर कर दिया जाता है। और उसमें सुनीता उपाध्याय भी थी, जिसे लाइन हाजिर करके जवाब मांगे गए थे। और लाइन हाजिर होने के बाद इन सभी पर इंक्वायरी बैठती है। अब इंक्वायरी बैठती है तो ये जो सुनीता होती है, ये जो है वो इन चीज से काफी ज्यादा डर जाती है। अब इन्हें सस्पेंड होने का, अपनी नौकरी जाने का बहुत ज्यादा डर सताने लगता है। और उसी की मदद के मांगने के लिए जिस थाने में ये तैनात थी, उसी थाने के जो इंचार्ज होते हैं, थाना एसएचओ, वो उनके पास चली जाती है, जिनका नाम होता है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव से जब ये जा करके मदद मांगती हैं तो कुलदीप जो होते हैं वो इसे आश्वासन देते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच मैं आने नहीं दूंगा। यहाँ बताने वाली दोस्तों बात ये थी कि सुनीता जो थी वो पुलिस की नौकरी में आ तो गई थी, वो दारोगा तो बन गई थी, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी। उसका शरीर भी काफी आकर्षक था। उसे कोई भी देखने के बाद ये नहीं कह सकता था कि ऐसी लड़की भी पुलिस की नौकरी में हो सकती है। ऐसी लड़कियां तो मॉडलिंग करती है, फैशन के सेक्टर में जाती है, फिल्म इंडस्ट्री में जाती है। इस तरह से वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी दोस्तों। और उसे देखकर जो थाना इंचार्ज होता है कुलदीप, उसका भी मन मचल जाता है और वो उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने की सोचता है। और 3 फरवरी 2015 की शाम होती है दोस्तों, जब कुलदीप सुनीता को फोन लगाता है और फोन पर सुनीता से कहता है कि तुम्हारे केस के सिलसिले में तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, क्या तुम मेरे क्वार्टर पर आ सकती हो। सुनीता कहती है कि जी सर, इस वक्त तो वो कहता है कि हाँ, आधे घंटे के अंदर तुम पहुंच जाओ। सुनीता जो होती है वो अपने बड़े साहब का ऑर्डर फॉलो करती है। और सवाल उसकी नौकरी का भी था, उसी के ही काम था, उसी का मतलब का काम था। तो सुनीता जो है वो जा पहुंचती है कुलदीप के क्वार्टर पर। और जब वो कुलदीप के क्वार्टर पर जाकर के पहुंचती है, दरवाजा जब नॉक करती है तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता जो है वो अंदर जाती है। तब वो क्या देखती है कि कुलदीप जो है वो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ शराब पी रहा होता है। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखी हुई थी, कुछ चखने वगैरह भी रखे हुए थे। उसका पैक जो था वो ऑलरेडी भरा हुआ था, वो पहले से ही शराब पी रहा था। ये सब देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है। सुनीता कुलदीप के कमरे में जाती है और औपचारिकता से उसे सलाम करती है। कुलदीप जो होता है वो देखकर उसे मुस्कुराता है और कहता है कि अरे सुनीता, तुम इतनी फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, यहाँ पर मैं तुम्हारा साहब या बॉस नहीं हूँ। वो सब तो ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन के लिए, यहाँ तो बस बी फ्रैंक,
आओ बैठो, आकर यहाँ बैठो। सुनीता जो है वो कुलदीप के पास सोफे पर जाकर के बैठ जाती है। सुनीता जो है वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ सर, कहिए क्या बात करनी है और कैसे आपने मुझे याद किया। तो जो कुलदीप होता है वो कहता है कि देखो, तुम्हारी नौकरी के सिलसिले में ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने ऊपर तुम्हारे लिए बात कर ली है और अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पर कोई आँच नहीं आएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। इस पर जो सुनीता होती है वो उसे थैंक यू कहती है। तो तब तक कुलदीप जो है वो ग्लास में शराब डाल चुका था और शराब डालने के बाद वो सुनीता की तरफ भेज देता है और उससे कहता है कि उसे लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सुनीता जो है वो संकोच कर रही थी, वो लेने से मना करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता है। उसे पता था कि पुलिस महकमे में ज्यादातर जो होते हैं वो शराब पीते हैं, तो वो सुनीता पर भी जोर डालता है और सुनीता इससे मजबूर हो जाती है पैग लेने के लिए। सुनीता जब एक पैग लेती है तो पीते हुए अब दोनों की बातचीत होती है। कुलदीप उससे फ्रैंक होने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि परिवार में कौन है और कहाँ है और क्या करते हैं, और सुनीता भी जब उससे पूछती है तो वो बताता है कि मेरे परिवार भी कानपुर में रहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अकेला ही रहता हूँ। इस तरह से अब बातों का दौर शुरू होता है, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। अब तक सुनीता 3 पैक शराब पी चुकी थी और 3 पैक शराब पीने के बाद सुनीता जो है वो अच्छे खासे नशे में आ सकी थी दोस्तों। और इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर के बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी संकोच करती है। कुलदीप और आगे बढ़ता है, उसके कंधों पर हाथ रखता है। सुनीता को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे मना करे, क्योंकि वो तो उससे सीनियर ऑफिसर था और शराब का जो नशा उस पर चढ़ा था और सुनीता जो है वो पति से दूर रहा करती थी, तो उसके भी कदम जो थे वो हल्के हल्के से बहकने लगे थे दोस्तों। उस पर भी खुमारी सी छाने लगी थी और फिर भी वो कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, कुलदीप को मना करने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप जो है वो उस पर प्रेशर बनाते चला जा रहा था। उसे कन्विंस करने की वो कोशिश करता है कि सुनीता कुछ नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कौन है ही जो हम दोनों के बीच में कोई बात फैलेगी, और तुम घबराओ नहीं, बस एक बार की ही बात है, जो होता है उसे हो जाने दो, न जाने फिर अगली बार ऐसा मौका मिले ना मिले। ऐसी बातें आप सुनकर सुनीता भी कन्विंस हो जाती है और उसकी बातों में आ जाती है और फिर एक एक पैक शराब का दौर और चलता है। और उसके बाद कुलदीप जो होते हैं वो सुनीता को लेकर के अपने बेडरूम में चला जाता है दोस्तों। वो बेडरूम में जाने के बाद दोनों के बीच में सब कुछ होता है, नाजायज रिश्ते बनाए जाते हैं दोस्तों। और अब सुनीता भी उस समय भरपूर नशे में थी और भरपूर खुल करके वो भी कुलदीप का साथ दे रही थी, लेकिन वो इस वक्त होश में नहीं थी और सारी रात ये भावनाओं का दौर जो था ये चलता ही रहता है। और दोस्तों उसके बाद उन दोनों को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो वो अपने आप को उस बेड पर पाती है और जब खुद को देखती है तो वो याद करने की कोशिश करती है कि कल रात को क्या हुआ। एक एक करके हल्की हल्की बातें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है कि मैं यहाँ पर आई थी, फिर ये हुआ वो हुआ, लेकिन अब उसे इस चीज का खुद पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कर डाला। अगर वो अपने होशो हवास में होती तो ये कतई ना करती, उसे ये कुछ करना बर्दाश्त नहीं था। लेकिन दोस्तों असली झटका तो उसे अब लगने वाला था, क्योंकि सुनीता जब पलट करके देखती है तो वॉल पर लगी हुई एलईडी टीवी में एक वीडियो चल रहा होता है और उस वीडियो को जब वो देखती है तो वो देख करके दंग रह जाती है दोस्तों। उस वीडियो में खुद सुनीता ही नजर आ रही थी और सुनीता जो है अब वो उस वीडियो में ये देख सकती थी कि उसके साथ रात को क्या क्या हुआ, क्योंकि उस कमरे में रात को जो कुछ भी हुआ था सुनीता खुद को उस वीडियो में पा रही थी और ये भी देख पा रही थी कि उसके साथ उसका ही बॉस कुलदीप क्या कर रहा था। पूरा लाइव वीडियो उसने कैप्चर कर लिया था दोस्तों, और इस वक्त वो टीवी में चल रहा था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप जो है वो अंदर आता है। सुनीता आश्चर्यचकित नजरों से वो कुलदीप को देखती है। कुलदीप उसे देख करके स्माइल करता है और वो पूछती है कि सर ये सब क्या है। एक तो आपने कल रात को मेरे साथ इतना गलत किया, जब मैं होश में नहीं थी आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और इस वक्त आपने इसको वीडियो टीवी में भी चला कर रखा हुआ है। तो कुलदीप कहता है कि जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया, जब मन करेगा तो देख लिया करूंगी, और मैं बस तुम जो सोई थी उसे ही देखकर एंजॉय कर रहा था। जो हमने रात में किया वो उस टीवी पर देखने में कैसा लगेगा यही मैं देख रहा था। सुनीता को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि एक तो वो उसका बॉस था, ऊपर से उसकी नौकरी जो थी वो इस वक्त खतरे में थी और इस वक्त उसका वीडियो भी बन चुका था जो कि इस वक्त कुलदीप यादव के फोन में मौजूद था। सुनीता वहां से निकल करके चली जाती है। लेकिन दोस्तों अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ था तो कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगता है। वो बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता था, ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन वहां पर जाना पड़ता था। और वो हर 1-2 दिन के आड़ में अब मतलब कि अब ये मान के चलिए कि महीने में 20 दिन वो सुनीता जो होती है वो अपनी रातें कुलदीप के
क्वार्टर पर ही बिताने लगी थी और कुलदीप भी जम करके उसका शोषण कर रहा था। दोस्तों, एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है तब वो सुनीता से कहता है कि सुनीता, मैंने ऊपर के अधिकारी से तुम्हारे बारे में बात कर लिया है। वो तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी हुई है और वो डिमांड अगर तुम पूरी कर देती हो तो तुम जिस टेंशन से गुजर रही हो, जो टेंशन तुम्हें खाए जा रहा है तुम्हारी नौकरी का, उस पर से सारा खतरा हट जाएगा। जब सुनीता कहती है कि सर कितने पैसे देने होंगे, तो कुलदीप हंसता है और कहता है कि पैसे पैसे तुम्हें देने की क्या जरूरत है सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग तुम्हें खुद ही पैसे देंगे इस काम के लिए। तो सुनीता कहती है कि सर मैं कुछ समझी नहीं। इस पर कुलदीप कहता है कि तुम्हें वही सब करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों इस वक्त यहाँ कर रहे हैं, जो तुम मेरे साथ करती हो। तुम्हें बस साहब को भी एक बार खुश कर देना है और फिर उसके बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता जो वो चिढ़ जाती है, वो काफी ज्यादा ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है। इस पर कुलदीप को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ज्यादा नाटक मत कर दो, तुम जैसी लड़कियों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। प्यार से समझा रहा हूँ, मान जाओ, तुम्हारा इसमें फायदा है और चुपचाप से मान जाओ। कल शाम को 8 बजे तुम फलाने साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर तुम नहीं गई तो समझ लेना कि परसों तुम्हारे सस्पेंशन लेटर तुम्हारे टेबल पर होगा। सुनीता बुरी तरीके से इसके चंगुल में फंस चुकी थी। दोस्तों, मजबूरन सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ बितानी पड़ती है और अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ था, कभी इस अधिकारी के तो कभी उस अधिकारी के, इस प्रकार से कुलदीप ने 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुनीता को सब कुछ करने के लिए मजबूर किया था। और इतना सब कुछ करने के बाद भी एक वो दिन भी आ जाता है दोस्तों, जिस दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर सुनीता के टेबल पर मौजूद भी हो जाता है। सुनीता उस सस्पेंशन लेटर को देखने के बाद शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, अपना तन मन धन सब कुछ लुटाने के बाद, 1 नहीं 2 नहीं 4 से 5 अधिकारियों के साथ उसने सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर उसका कोई फायदा उसे नहीं हुआ था और कार्रवाई के तहत उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था। वो गुस्से से पागल हो जाती है और वो सस्पेंशन ले जाकर के सीधे पहुंच जाती है कुलदीप के केबिन में और वहां जाकर उसके टेबल पर वो सस्पेंशन लेटर फेंक करके उस पर चीखना शुरू कर देती है, उस पर चिल्लाने लगती है। उसका चिल्लाना सुन करके थाने में जो मौजूद लोग होते हैं वो भी चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो ये जाकर के अपने बॉस को यानी वरिष्ठ अधिकारी पर इस तरह से वो चिल्ला रही है। सभी लोग जमा हो जाते हैं, कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगते हैं। सीमा जो है वो जोर जोर से चिल्ला करके कुलदीप से कह रहती है कि तुमने मेरा गलत इस्तेमाल किया, तुमने मेरा मजबूरी का फायदा उठाया, तुमने मेरा शोषण किया है और वरिष्ठ अधिकारियों से भी करवाया है और उसके बाद भी मैं सस्पेंड कैसे हो गई। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, मैं डीजीपी साहब के पास जाकर और तुम्हारी और उन सभी अधिकारियों की कंप्लेंट करूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया और किस तरह से तुमने मेरा शोषण किया है। कुलदीप भी उस पर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि हाँ तू जा, तुझे जो करना है कर ले, तेरे पास क्या सबूत है, उल्टा तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत है और तू सोच ले कि अगर तूने ऐसा कुछ किया तो तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। याद है ना वो वीडियो, वो अभी भी मेरे पास मौजूद है। सुनीता पैर पटकती हुई, पनपनाती हुई, उसे देख लेने की धमकी देती हुई वहां से निकल जाती है। दोस्तों, अब थाने में सभी लोगों को ये सब कुछ अंदर पता चल चुका था कि सुनीता के और थानेदार कुलदीप के बीच में क्या कुछ चल रहा था। जरूर कुछ ना कुछ अंदर की बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ बातें हैं और लड़ाई झगड़े से सभी को समझ में आ गया था और सभी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। दोस्तों, सुनीता सस्पेंड होने के बाद वहां से अपने पति के पास चली जाती है और सुनीता के जाने के 2 दिन के बाद कुलदीप जो होता है वो भी छुट्टी लेकर के 1 हफ्ते के लिए अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए अभी 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति आकर के पहुंचता है थाने में और वहां पर आकर सुनीता के बारे में वो जानकारी जुटाने की कोशिश करता है। जब वहां पर वो बैठे एक सिपाही के पास जाता और उससे पूछता है कि मैं सुनीता जी से मिलना चाहता हूँ, सुनीता उपाध्याय से, उनका क्वार्टर कौन सा है और वो इस वक्त ड्यूटी पर कहाँ पर मिलेंगे। तो वो सिपाही जो होता है वो आश्चर्य से उसकी ओर देखता है और उससे पूछता है कि आप कौन है भाई साहब। तब वो कहता है कि जी मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ और सुनीता से मैं 4 दिन से मेरी बात भी नहीं हो पा रही है, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, इसीलिए मजबूरी में मुझे यहाँ तक आना पड़ा उसका पता करने के लिए। तो इस पर सिपाही जो होता है वो चौंक जाता है और वो उसे कहता है कि देखिए भाई साहब, ऐसा है कि सुनीता मैडम तो सस्पेंड हो चुकी हैं, पिछले हफ्ते ही सुनीता मैडम को सस्पेंड हुए हो गया है, 5 दिन बीत भी गए हैं और 4 दिन पहले ही वो यहाँ से ये कह करके गई हैं कि वो आप ही के पास जा रही हैं। लेकिन उसका जो पति होता है वो कहता है कि वो मेरे पास तो आई नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मामला जो था वो चौंका देने वाला था। दोस्तों, बात चिंता की थी कि अगर सुनीता अजय के पास नहीं गई तो सुनीता आखिर गई तो गई कहाँ।
कुलदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर था और दूसरा इंचार्ज जो इस वक्त थाने का चार्ज संभाल रहा था, जाकर के अजय उनसे मिलते हैं और फिर उनसे मिलकर के सारी बात बताते हैं। वो जो इंचार्ज होता है, जिनका नाम होता है सुरेंद्र कुलकर्णी, वो अजय से कहते हैं कि आप एक एफआईआर तुरंत थाने में लिखवाइए। हम सुनीता का फोन सर्विलांस पर डालते हैं और पता करते हैं कि मामला क्या है। एफआईआर दर्ज होती है और दोस्तों पुलिस जो है वो तफ्तीश में लगती है। पुलिस जो होती है वो सुनीता का फोन सर्विलांस पर डलवाती है और सर्विलांस पर डालने के बाद सुनीता का जो लास्ट लोकेशन दिखा रहा था वो कानपुर देहात का दिखा रहा था और वहां पर एक लोकेशन पर पुलिस पहुंचते हैं और फिर एक लोकेशन पर पहुंचने के बाद सुनीता का फोन भी बंद हो गया था। पुलिस का एक दल जब वहां पर उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस को कुछ नहीं मिलता है और पुलिस लौट आती है। वो वापस आ जाती है और 2 दिनों के बाद एक खबरी से पता चलता है कि पुलिस को एक महिला की बॉडी प्राप्त हुई है और उस बॉडी की शिनाख्त के लिए जब अजय को बुलाया जाता है तो अजय उसकी शिनाख्त कर लेता है। वो सुनीता उपाध्याय ही थी दोस्तों, वो सुनीता उपाध्याय का ही डेड बॉडी था। अब सवाल ये था पुलिस के सामने कि पुलिस यहाँ कैसे पहुंची जब सुनीता का लास्ट लोकेशन कानपुर देहात दिखा रहा था और कानपुर देहात से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यह सरोवर था जहां पर उसकी डेड बॉडी मिली हुई थी। अब पुलिस को अपनी तफ्तीश और भी ज्यादा गहराई से करनी थी और सुनीता के बारे में अब और पता किया जाता है। सुनीता का कॉल डिटेल निकाला जाता है और जब उसका कॉल डिटेल निकाला जाता है तो दोस्तों तो उसके फोन पर लास्ट कॉल एक पीसीओ से आया था और उस पीसीओ की जब शिनाख्त की जाती है, पता लगाया जाता है तो वो पीसीओ कानपुर देहात का ही था। कानपुर देहात के उस पीसीओ पर जब पुलिस जाकर के पहुंचती है तो पीसीओ पर से तो अनेकों लोग आते हैं और कॉल करके जाते हैं। वहां से पुलिस को उस व्यक्ति का सुराग तो नहीं मिलता है। इधर अजय उपाध्याय जो था वो परेशान था कि उसकी बीवी वहां गई तो गई कैसे, उसने आत्महत्या करी तो क्यों करी, क्योंकि पुलिस जो है इस केस को आत्महत्या के ही एंगल से देख रही थी। लेकिन जब बार बार अजय थाने आता था इस बारे में, इस कार्रवाई के बारे में जानने पूछने के लिए, तो वहां पर एक महिला सिपाही जो होती है, वो महिला सिपाही जो है वो अजय से कहती है कि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, आप जरा बाहर आइएगा। और बाहर उसे ले जाने के बाद वो अजय से कहती है कि देखिए जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उसे आप काफी ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा नाम कहीं बीच में मत आने दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो यही नौकरी करनी है। हो सकता है कि शायद फिर मेरी जानकारी से आपको कोई सुराग मिल जाए। जब अजय उसे आश्वासन देता है कि आपका नाम बीच में नहीं आएगा, तब वो महिला उसे कहती है कि देखिए मैं आपको ये बातें इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और अपनी पत्नी को काफी समय से ढूंढ भी रहे हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये जानकारी मिलनी चाहिए। अब अजय उसे अच्छे से आश्वासन दे देता है तो वो महिला मान जाती है। तो वो कहती है महिला कि देखिए मुझे शक है कि सुनीता ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसका मर्डर हुआ है। वो कहता है कि आप ये कैसे कह सकती हैं। तब वो महिला जो होती है वो जैसे ही सारा वाकया उसे वो सुना देती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब वो कुलदीप के चेम्बर में गई थी और वहां पर जब दोनों की काफी बहस हुई थी और जो बहस हुई थी वो सारी बातें वो अजय को बता देती है। अब अजय की भी दिमाग की घंटी बजती है, वो भी सोच रहा होता है कि जरूर कुछ ना कुछ सुनीता के साथ गलत तो हुआ है और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें कुलदीप का कहीं ना कहीं हाथ है। अजय जो होता है वो जाकर के सीधा कुलदीप के विरुद्ध में एफआईआर लिखवाना चाहता है थाने में कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और उस हत्या के पीछे कुलदीप का ही हाथ है। लेकिन कुलदीप जो था वो एक थानेदार था, उसका रौब था, उसकी ऊपर तक पहुंच थी। पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर लिखने में आनाकानी कर रही थी और जब काम ना बन रहा था तो अजय ने, वो भी एक सरकारी कर्मचारी होता है, सभी कानूनी दांवपेच वो भी जानता था। वो सीधे मीडिया में चला जाता है और मीडिया में जब ये मामला जाता है, मामले को तूल पकड़ता देख वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वो तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है और अब छानबीन शुरू होती है। और छानबीन शुरू होने के बाद उस पीसीओ के आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकालने की कोशिश की जाती है जहां से लास्ट कॉल की गई थी सुनीता को। और जब एक घर से बाहर की ओर एक कैमरा लगा हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज जब निकल करके सामने आती है तो कुलकर्णी साहब भी चौंक जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें साफ कुलदीप यादव नजर आता है उस पीसीओ में जहां जाकर उसने फोन किया था। और जब टाइम मैच किया जाता है तो ये वही समय था जिस समय कैमरे में जो टाइम दिखा रहा था और जिस समय सुनीता के फोन पर लास्ट कॉल आया था, दोनों का ही टाइमिंग मैच हो गया था। पुलिस की सुई पूरी तरीके से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव इस वक्त छुट्टी पर अपने गांव में था।
पुलिस का एक दल तुरंत रवाना होता है और कुलदीप यादव को अरेस्ट करके थाने में लाया जाता है। और थाने में ले जाने के बाद उनसे जब पूछताछ की जाती है तो उसे आरोपी जब बनाया जाता है तो पहले वो पुलिस को बहुत घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो पहले से खुद ही एक पुलिस वाला था, उसे सब कुछ पता था। लेकिन पुलिस के आगे वो भी नहीं टिक पाता है और फिर टूट जाता है। और जब वो कहानी बताता है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि सुनीता ने जाने के बाद 2 दिनों के बाद उसने कुलदीप को फोन किया था और कुलदीप को फोन करके उसने ये बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब तुम सोच लो कि अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली वापस तो मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से फंसाऊंगी और तुम्हारे साथ उन चारों अधिकारियों को भी मैं लपेटे में लूंगी और तुम जिंदगी भर के लिए जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसोगे। उसका ये बात सुनकर कुलदीप जो होता है वो सख्ते में आ जाता है। वो तुरंत ही अपना गियर चेंज करता है और सुनीता से प्यार से बात करने लगता है और वो उससे कहता है कि सुनीता, जो कुछ भी हुआ अब उसे तुम भूल जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं तो मैं शादी करने को भी तैयार हूं, तो कहो क्या तुम अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो? तब सुनीता कहती है कि मुझे फालतू के झांसे में लेने की तुम कोशिश मत करो, मुझे बस मेरी नौकरी वापस चाहिए, बाकी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना। और अगले ही दिन कुलदीप जो होता है वो फिर से सुनीता को फोन करता है और फोन करने के बाद कानपुर देहात के उस इलाके में सुनीता को वो बुलाता है और उससे कहता है कि हमें यहीं से एक जगह पर चलना है और वहां पर ही सारी इस काम की सेटिंग होगी। वहां पर कुछ रुपए भी देने हैं और रुपए की तुम टेंशन मत लो, वो रुपए पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन वहां तुम्हारे सिग्नेचर की जरूरत होगी, तुम्हारी फोटोज की जरूरत होगी, इसीलिए तुम्हारा साथ चलना जरूरी है। और सुनीता जो है उसकी बातों में आ जाती है दोस्तों। और बातों में आने के बाद सुनीता जहाँ पहुंचती है उस जगह पर, और वहां पहुंचने के बाद कुलदीप जो होता है वो इतना शातिर होता है कि लास्ट कॉल जो है वो मेरे फोन से ना देके सुनीता के फोन पर, इसीलिए वो एक पीसीओ पर जाकर के फोन करता है और पीसीओ से फोन करके उसे बताता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो गई है, मेरा फोन जो है वो ऑफ हो गया है, इसीलिए मैं किसी और के फोन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फलानी जगह पर तुम आ जाओ। और फिर उसके बाद वो कार लेकर के वहां पहुंच जाता है। वो वहां से सुनीता को पिक करता है और सुनीता को लेकर के वो सीधे जा पहुंचता है उस सरोवर के किनारे पर, और वहां पर कार में ही वो सुनीता के साथ बहस करना शुरू कर देता है। और बहस के दौरान लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वही कार में ही वो सुनीता की गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है दोस्तों। और फिर उसके बाद वो सुनीता को उस सरोवर में फेंक देता है और फिर वहां से लौट आता है। कुलदीप यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है। उसे आरोपी बना करके न्यायालय में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है दोस्तों। मामला जो है वो अभी भी कोर्ट में लंबित है, अभी तक सुनीता को न्याय नहीं मिला है। हम बस न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द सुनीता को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे जो है वो 100 बार सोचे ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से सीख ले सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी आज की पूरी होती है, उससे हम कुछ अपने दोस्तों के भी नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमारे वीडियोस पर कमेंट किया है। तो दोस्तों एमडी इब्रार आलम लुधियाना पंजाब से, ठाकुर भानु प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश से, अब्दुल हसन जी दिल्ली से, नईपाल सिंह जी बुलंदशहर से, अरुण सिंह बिहार वैशाली से, साजन खगड़िया बिहार से, राजेश जी छत्तीसगढ़ रायगढ़ से, राघवेंद्र जी रांची से, नंदलाल मौर्य तुर्की से और संजय कुमार श्रीवास्तव जी गौतम बुद्ध नगर से। तो ये थे आज के हमारे कुछ दोस्तों के नाम। फिर मैं अगली वीडियो में बाकी दोस्तों के नाम लूंगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।